नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किंगफिंग ने लक्ष्य को एक ही झटके में कुचलने का दृढ़ धीरज कर लिया था। इसलिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने सिग्नेचर मूव नदी की तरह तलवार की ऊर्जा से शुरुआत की। उनके अनुसार लक्ष्य ने अभी अभी ही युद्ध सेनापति का पद ग्रहण किया था और उसे लंबे समय का प्रशिक्षण भी नहीं मिला था। अनुभव तो कम ही होना चाहिए था। हालांकि लड़के की युद्ध क्षमता अच्छी थी, फिर भी वो उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। लक्ष्य के लिए ऐसे भयंकर हमले का सामना करना असंभव था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लक्ष्य का इरादा सीधे टकराव का नहीं था। लक्ष्य ने जानबूझकर उसे क्रोधित किया था, उसे पूरी ताकत से हमला करने के लिए उकसाया था, ताकि वो मलिक ठाकुर पर वार करने का मौका पा सके। मलिक ठाकुर ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। एक पल पहले उन्हें पूरा भरोसा था कि लक्ष्य किंगफिंग को हरा नहीं सकता। अगले ही पल लक्ष्य उनके सामने खड़ा था। लक्ष्य ने इसकी पहले से योजना बना रखी थी और अपनी योजना को अंतिम रूप देने के बाद ही उसने कार्रवाई की। अगर किंगफिंग उसका पीछा करने के लिए मुड़ता भी, तो भी 2 सेकंड का अंतर रह जाता। क्या मलिक ठाकुर उन 2 सेकंड के भीतर टिक पाएंगे? किंगफिंग को जरा भी भरोसा नहीं था। बूढ़ा हूं मलिक ठाकुर के सामने चापलूस की भूमिका निभाते हुए खड़ा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लक्ष्य किंगफिंग को पछाड़ देगा। उसके मन में पश्चाताप की लहर दौड़ गई, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वो अब पीछे हटता तो उसकी मौत निश्चित थी। अगर लक्ष्य के हाथों नहीं तो नितिन ठाकुर के हाथों। वो केवल लक्ष्य को रोकने के लिए खुद को तैयार कर सकता था और अपनी जान बचाने की प्रार्थना कर सकता था। ओल्ड हू का हथियार एक पहाड़ चीरने वाली तलवार थी। उसे दोनों हाथों से पकड़े हुए उसने चिल्लाकर कहा, लक्ष्य, अगर तुम यंग मास्टर ली को छूना चाहते हो तो पहले मुझसे पार पाओ। निष्ठा का दुर्लभ प्रदर्शन और फिर इसके लिए जान दे दो। लक्ष्य की आंखें बर्फीली हो गई। गद्दारों से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। बूढ़े ने प्रचंड वायु अखाड़ा को धोखा दिया था और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस क्षण लक्ष्य ने अपनी सारी शक्ति बचा ली। उसके हाथ में मौजूद चमकीला चांदी का भाला सीधा हो गया। उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा और वो जोरदार धमाके के साथ ओल्ड हू से टकरा गया। ओल्ड हू एक मध्यम स्तर का युद्ध सेनापति था, यानी चौथे स्तर का, जबकि लक्ष्य तीसरे स्तर का सर्वोच्च सेनापति था। उनके क्षेत्र बहुत दूर नहीं थे और लक्ष्य का शरीर काली ऊर्जा पत्थरों और बिजली के आयनों से मजबूत हो चुका था। इसके अलावा वो एक मानसिक शक्ति का ज्ञाता भी था। उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता ओल्ड हू से कहीं अधिक थी। मुकाबला आधा सेकंड में ही समाप्त हो गया और परिणाम स्पष्ट हो गया। बूढ़ा हू एक फटे हुए बोरे की तरह उड़कर 30 मीटर दूर जा गिरा। उसका शरीर खून से लथपथ था। उसकी छाती 2 बार ऊपर नीचे हुई और फिर मृत्यु के कारण स्थिर हो गई। ओल्ड हू के एक ही वार में मारे जाने के बाद लक्ष्य ने अपनी गति धीमी नहीं की और मलिक ठाकुर की ओर झपट्टा मारना जारी रखा। लक्ष्य को अपनी ओर तेजी से आते देख, जिसका चेहरा हत्या के इरादे से लाल था और लंबे बाल लहरा रहे थे, उस चेहरे को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देख मलिक ठाकुर को लगा कि मौत पहले से कहीं ज्यादा करीब है। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य के लिए जाल बिछाया था। उसे कभी ये कल्पना भी नहीं थी कि लक्ष्य पलटवार करेगा, उसकी सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा और उसकी जान लेने के लिए आ जाएगा। मलिक ठाकुर ने भय से अपने दांत भींच लिए और अपनी स्पेस रिंग को थपथपाया। उसके पास अभी भी जान बचाने का एक आखिरी दाव बाकी था। इसके साथ लक्ष्य के लिए उसकी जान लेना आसान नहीं होगा और इसके अलावा जीन पोषण के प्रभाव से उसकी शक्ति 85% तक बढ़ चुकी थी।
वो एक बार फिर जोखिम उठाएगा। जैसे ही लक्ष्य करीब आया, मलिक ठाकुर के हाथ में एक लाल रंग का लंबा ब्लेड प्रकट हुआ। लक्ष्य हवा में उछल रहा था। तलवार को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। एक तारामय कलाकृति। मलिक ठाकुर के पास वास्तव में एक तारामय कलाकृति थी। तथाकथित तारा कलाकृतियां वे हथियार हैं जिनका उपयोग सामान्यतः तारा जगत द्वारा किया जाता है। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज की तुलना में कहीं अधिक कुशल और मजबूत मार्शल आर्टिस्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अभी भी उनकी प्रतिकृति नहीं बना सका है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तारा संबंधी अवशेष लियोनिड उल्कापिंड वर्षा से उत्पन्न हुए हैं। ये केवल सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों, प्राचीन देवता खंडहर या प्राचीन ग्रंथों में ही पाए जा सकते हैं। ये अलौकिक वस्तुएं वर्तमान पृथ्वी के मार्शल आर्टिस्टों के लिए सर्वोच्च खजाने हैं। इनमें से अधिकांश स्टार रियल्म के विशेषज्ञों के हाथों में। हालांकि कुछ युद्ध देवता शक्ति संपन्न लोग अवसर मिलने पर इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य ने अपने पिछले जीवन में कई तारा कलाकृतियां देखी थी। उसने उच्च श्रेणी की तारा कलाकृतियों को संभाला भी था, लेकिन इस जीवन में उसने पहली बार ऐसी कोई कलाकृति देखी थी। हाँ, तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत लाड प्यार करते हैं, तभी तो उन्होंने तुम्हें इस तरह का अनमोल खजाना सुरक्षा के लिए दिया है। अफसोस की बात है कि वे ये नहीं समझते कि कीमती चीजें कुशल हाथों में ही निखरती है। इसे मुझे सौंप दो। लक्ष्य ने हाथ उठाया। तारा तलवार मलिक ठाकुर की पकड़ से छूटकर अनियंत्रित रूप से उनकी ओर उड़ गई। लक्ष्य, इसे वापस दे दो। मलिक ठाकुर की आंखें लाल हो गई। शक्ति में अंतर को भूलकर उसने उसे वापस छीनने की कोशिश की, लेकिन एक कदम चलने के बाद ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लक्ष्य ने लापरवाही से स्टारब्लेड को अपने स्पेस रिंग में रख लिया। फिर मलिक ठाकुर को एक जोरदार मुक्का मारकर चक्कर में डाल दिया। एक झटके में घूमते हुए वो मलिक ठाकुर के पीछे पहुंच गया। एक हाथ से उसकी गर्दन को जकड़ लिया, जबकि चमकदार चांदी के भाले की बर्फीली धार मलिक ठाकुर के गले पर टिकी हुई थी। इस पैंतरेबाजी के कारण किंगफिंग, जो लक्ष्य के पीछे तेजी से आगे बढ़ रहा था, को अचानक रुकना पड़ा। लक्ष्य, छोटे स्वामी को नुकसान मत पहुंचाओ। किंगफिंग ने जल्दबाजी में चिल्लाया। उसकी पहले की सारी शांति गायब हो गई थी। लक्ष्य ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। वो आपका छोटा मालिक है, मेरा नहीं। मेरे लिए वो दुश्मन है, तो मैं उसे चोट क्यों न पहुंचाऊं। किंगफिंग ने गहरी सांस ली। लक्ष्य, चलो बात करते हैं। कोई भी दुश्मनी ऐसी नहीं होती जिसका समाधान न हो। युवा स्वामिली को रिहा करो और हम किसी भी शर्त पर बातचीत कर सकते हैं। लक्ष्य के जवाब देने से पहले ही चारों ओर आकृतियां दिखाई देने लगी। पीछा करने वाले लौट आए थे। वुल्फ हेवन हाउल और बाकी लोग झाओडोंग बिल्डिंग के सामने वापस आ गए थे, ये महसूस करते हुए कि वे लक्ष्य के झांसे में आ गए हैं। फिर भी उन्होंने हिलने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने मलिक ठाकुर द्वारा घोषित 3 अरब के इनाम के लिए लक्ष्य का पीछा किया था, लेकिन अब चूंकि मलिक ठाकुर खुद बंधक था, अगर लक्ष्य ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी तो उनके पास पैसे का दावा करने का कोई जरिया नहीं बचेगा। पैसे की प्रेरणा के बिना इन मार्शल आर्टिस्टों ने अपना पहले वाला जोश खो दिया और घटनाओं को ठंडे मन से देखते रहे। मलिक ठाकुर अभी लक्ष्य की बाह छुड़ाने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी लक्ष्य का लंबा भाला आगे बढ़ा और उनकी गर्दन पर गहरा घाव कर दिया। जीना है तो हिलना मत। लक्ष्य, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मलिक ठाकुर ने जल्दबाजी में अपना हाथ नीचे कर लिया और दया की भीख मांगी। युवा स्वामिली, ये क्या है? मुझसे भीख मांग रहे हो? छी छी, तुम्हें देखकर तो मुझे यकीन है कि तुम इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं बेकार हूं। मलिक ठाकुर ने तुरंत सहमति दे दी। उनके पैर पहले से ही कांप रहे थे। उनका सारा अहंकार गायब हो चुका था। उन्होंने विनती करते हुए कहा, लक्ष्य, हमारे बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं है।
बस इतना है कि अंकिता राव तुम्हें पसंद करती है और मुझे जलन हुई, इसलिए मैंने कुछ बेवकूफी भरी हरकतें कर दी। लेकिन मैंने तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाई और अब तो तुम और भी मशहूर हो गए हो। चलो सब कुछ भुला देते हैं, ठीक है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मान जाऊंगा? लक्ष्य ने ताना मारा। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। मेरी अंतरिक्ष कुंडी ले लो, ये बहुत कीमती है और इसके अंदर नकदी और सोना है, लगभग 7 या 8 अरब। ये सब तुम्हारा है। ओह, और वह चाकू, मेरे पिता कहते हैं कि ये बहुत कीमती है, ये भी तुम्हारा है। चाकू तो पहले से ही मेरा है, तो मैं कसम खाता हूं कि मैं अब कभी अंकित राव को परेशान नहीं करूंगा। अब से मैं आपको बड़ा भाई कहूंगा और आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। कैसा रहेगा? लक्ष्य ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। युवा स्वामिली, शायद आपको पता नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति की सांस और दिल की धड़कन से बता सकता हूं कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं। अभी मुझे लगता है कि आप बस मेरा मनोरंजन कर रहे हैं। एक बार जब आप सुरक्षित हो जाएंगे तो आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना? मैं नहीं। मलिक ठाकुर चौंक गए। लक्ष्य ने सटीक निशाना लगाया था। बस करो। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ आखिरी शब्द नहीं है तो तुम जा सकते हो। जैसे ही लक्ष्य ने मलिक ठाकुर के साथ खिलवाड़ करना समाप्त किया और हमला करने की तैयारी की, अचानक किंगफिंग का फोन बज उठा। सिग्नल वापस आ गया है। किंगफिंग ने स्क्रीन पर नजर डाली। उसका चेहरा बदल गया और उसने तुरंत जवाब दिया। फोन को लक्ष्य की ओर करो। दूसरी तरफ नितिन ठाकुर और प्रीति वीडियो कॉल पर थे। किंगफिंग ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत कैमरा लक्ष्य की ओर कर दिया। स्क्रीन पर नितिन ठाकुर ने अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए संघर्ष किया। लक्ष्य, मेरे बेटे को जाने दो और मैं तुम्हें 10 अरब दूंगा। लक्ष्य ने अपने होंठ सिकोड़े। तो महान युद्ध देवता ली का बेटा आखिरकार किसी काम का नहीं है। प्रीति ने फोन छीन लिया। 50 अरब, यही हमारी सीमा है। मेरे बेटे को छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें दुनिया के कोने कोने तक ढूंढ निकालूंगी। प्रीति को घबराया हुआ देखकर लक्ष्य ने गहरी सांस ली। मैडम खान, आप मुझे बिल्कुल नहीं जानती। मैं कभी किसी को धमकाने नहीं देता। याद रखिए, किसी को भी नहीं। तो फिर मेरे बेटे को रिहा करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रीति लगभग हिस्टीरिया में थी। फिर भी उसने गुस्से में कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। नितिन ठाकुर ने भारी आवाज में फिर से फोन उठाया। लक्ष्य, फायदे और नुकसान का जायजा लो। हमें अपना कट्टर दुश्मन बनाने से क्या फायदा? बेस सिटी में हमारे प्रभाव का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरे बेटे को अभी जाने दो। 50 अरब ले लो और खून खराबे से बचो। तुम समझदार हो, सही फैसला लो। आसपास मौजूद सभी लोग चुपचाप लक्ष्य के फैसले का इंतजार कर रहे थे। नितिन ठाकुर का तर्क काफी प्रभावशाली था। खानडोंग और बेस सिटी दोनों के लोग ये सोचने लगे कि लक्ष्य की जगह वे क्या करते। लगभग सभी ने यही निष्कर्ष निकाला कि वे 50 अरब डॉलर ले लेंगे और प्रतिशोध की भावना को छोड़ देंगे। ये एक ऐसा प्रलोभन था जिसका विरोध करना असंभव था। लक्ष्य पर विचार करने लगा। आपके फीड से आप प्रचंड एयर एरिना में हैं। क्या चीफ डोंगफैंग वहां है? उसे लगाओ। कुछ ही देर बाद चीफ प्रशांत धवन स्क्रीन पर दिखाई दिए। मुख्याधिकारी, आपके क्या विचार हैं? लक्ष्य ने शांत भाव से पूछा। प्रशांत धवन शर्मिंदा दिखे। लक्ष्य, मेरी अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि अब से डोजो तुम्हारा सबसे मजबूत कवच होगा। हमने तय किया है, खानदोंग में जो कुछ भी होगा वो तुम्हारा निजी मामला होगा। हम उसमें दखल नहीं देंगे और न ही कोई जवाबी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद चीफ, आपके कहने से मुझे राहत मिली है। लक्ष्य ने मलिक ठाकुर की ओर रुख किया। मैं खरपतवारों को जड़ से उखाड़ फेंकने में विश्वास रखता हूं। तुम्हें जिंदा रखना तो बस मुसीबत है, क्यों उसे न्योता देना? जहां तक बदले की बात है, आओ करो। इसके साथ ही उसने अपना लंबा भाला आगे बढ़ाया, जिससे मलिक ठाकुर की गर्दन में छेद हो गया।
मलिक ठाकुर बिना कुछ कहे ही दुनिया से विदा हो गए। फोन पर प्रीति बेहोश हो गई। नितिन ठाकुर दहाड़ते हुए बोला, जो भी लक्ष्य को मारेगा मैं उसे। उसके बोलने से पहले ही लक्ष्य ने इशारा किया। किंगफिंग की पकड़ छूट गई और फोन लक्ष्य की ओर उड़ गया। लक्ष्य ने उसे जमीन पर पटक दिया और जोर से पैर पटका। भाड़ में जाओ। लक्ष्य ने किंगफिंग के फोन पर पैर पटका। फिर लापरवाही से मलिक ठाकुर की स्पेशल रिंग उठाई और नीचे मौजूद हैरान भीड़ से कहा, नितिन ठाकुर ने अपना वादा जोर से नहीं बोला था, इसलिए आप में से कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि मुझे मारने के बाद आपको क्या मिलेगा। क्या कोई आगे बढ़ना चाहता है? नीचे खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे और किंगफिंग को छोड़कर, जो कुछ करने ही वाला था, बाकी सभी लोग असमंजस में थे। क्योंकि कोई हिल नहीं रहा, मैं जा रहा हूं, अलविदा। इसके साथ ही लक्ष्य की कमर पर मौजूद तरल धातु एक ढाल में परिवर्तित हो गई और उसने उस पर कदम रखते हुए हवा में उड़ान भरी। लक्ष्य, तुमने युवा स्वामी की हत्या करने की हिम्मत की, अपनी जान बचाकर भागो। किंगफिंग ने मलिक ठाकुर की दुखद मृत्यु देखी और लगभग वही बेहोश हो गया। लक्ष्य को दोबारा भागने की कोशिश करते देख उसने सारी सावधानी छोड़ दी। उसके पीछे की डिस्क भी ऊपर उठी और उसने उस पर पैर रखकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसी समय डिस्क पर लगी 5 लंबी तलवारें हवा में उठीं और 5 निर्देशित मिसाइलों की तरह लक्ष्य का पीछा करने लगी। बहुत खूब। मानसिक शक्तियों वाले योद्धाओं की लड़ाई आसमान में ही लड़ी जानी चाहिए। चलो, चलते चलते ही लड़ते हैं। इसी क्षण लक्ष्य ने 5 उड़ते हुए खंजर हवा में छोड़े। हालांकि ये 5 उड़ते हुए खंजर लंबी तलवारों के आकार के लगभग 1/3 ही थे। फिर भी लक्ष्य ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। तलवारें और खंजर हवा में लगातार टकराते रहे, खड़खड़ाहट और धमाकों के साथ। पलक झपकते ही दोनों बहुत दूर जा गिरे। वुल्फ तियानक्सियाओं और उनके पीछे खड़े अन्य लोग काफी देर तक चुपचाप आसमान की ओर देखते रहे। पता चला कि लक्ष्य एक मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति था। अगर ऐसा व्यक्ति भागना चाहता तो उसे रोकने का उनके पास कोई तरीका नहीं था। वे अब इस लड़ाई में दखल नहीं दे सकते थे। अंततः 10 युद्ध जनरलों ने इस पर चर्चा की और आधार शहर लौटने का फैसला किया। वे लंबे समय से वापस नहीं आए थे और अब जब वे 10 लोग एक साथ लौट रहे हैं तो उन्हें बर्फीली कठिन यात्रा को पार करने में सक्षम होना चाहिए। 10 मध्यम से उच्च स्तरीय युद्ध जनरलों के जाने के लगभग 10 मिनट बाद खान डोंग बिल्डिंग के पास का इलाका पहले से ही शांत हो गया था। क्लिक। बर्फ और हिम के ढेर के नीचे एक कार का दरवाजा खुला। आहा, बाहर की हवा इतनी अच्छी है कि मेरा दम घुटने ही वाला था। सोना ने अपना सिर बाहर निकाला और कुछ देर तक हांफते हुए सांस ली। फिर गांव फेंग से पूछा, क्या लाइव प्रसारण सफल रहा? ये सफल रहा। सुना, इंटरनेट पर इस समय धूम मची हुई है। लक्ष्य की जबरदस्त वापसी बेहद रोमांचक थी, बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह। हमारा शो इस बार बेहद लोकप्रिय होने वाला है। अच्छा है, इस बार खान डोंग आना व्यर्थ नहीं गया। तुम अपना सामान समेट लो। बर्फबारी रुकने वाली है और हम जल्द ही बेस सिटी लौटेंगे। हालांकि रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारी गाड़ी कछुए के खोल से भी ज्यादा मजबूत है। अगर हम धीरे धीरे चलाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में वापस पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं। हाँ, इस बार जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे पूरा यकीन है कि मुझे पदोन्नति मिल जाएगी। गांव फेंग ने उत्साह से गाड़ी चलाई और सोना ने खान डोंग बिल्डिंग पर एक नजर डाली, जहां उत्परिवर्तित पक्षी लौट रहे थे, और महसूस किया कि पहले जो उदासी छाई हुई थी वो पूरी तरह से दूर हो गई थी। प्रचंड वायु मार्शल आर्ट्स अकादमी के अंदर प्रीति होश में आई और तुरंत नितिन ठाकुर को पकड़ लिया। हमारा बेटा कहाँ है? हमारे बेटे को क्या हुआ? नितिन ठाकुर ने सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल थी। पत्नी, तुम्हें अपने दुख को सहना होगा। चले जाओ। प्रीति ने नितिन ठाकुर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा
और फिर प्रशांत धवन को घूरते हुए कहा, प्रशांत धवन, तुम्हारी मार्शल आर्ट अकादमी से इतने प्रतिभाशाली लोग निकल रहे हैं। अगर तुमने आज लक्ष्य को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारी प्रचंड वायु मार्शल आर्ट्स अकादमी को तहस नहस कर दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रशांत धवन ने गुस्से में अपना हाथ मेज पर पटका और खड़ा हो गया। उसके चारों ओर सुनहरी ऊर्जा चमक रही थी। वो स्पष्ट रूप से क्रोधित था। प्रीति भी चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रशांत धवन वास्तव में गुस्सा हो जाएगा। नितिन ठाकुर, प्रीति, ग्रैंड एल्डर के पत्र के साथ मैंने, प्रशांत धवन ने आपको सम्मान दिया और एक कदम पीछे हट गया, लेकिन फिर भी आप अपनी किस्मत आजमाने की हिम्मत कर रहे हैं। इस मामले की शुरुआत में ही यह तय हो गया था कि परिणाम चाहे जो भी हो, बाद में किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अगर आप फिर भी प्रचंड वायु में गड़बड़ी करने की हिम्मत करते हैं तो आइस सिटी से आपके वानहाव समूह को खत्म करने के लिए मुझे दोष मत देना। प्रशांत धवन के प्रभाव से प्रीति तुरंत डर गई और जल्दी से किन यूनफेई और लियू शू की ओर मुड़कर बोली, तुम दोनों। अचानक किन यूनफेई खड़ा हो गया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, मेरा मिशन यहां पूरा हो गया है। हालांकि मुझे लक्ष्य से अभी भी नाराजगी है, मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं जा रहा हूं। किन यूनफेई के बोलने के बाद वो खड़ा हुआ और प्रशांत धवन के कार्यालय से चला गया। और लियू शू ने भी सिर हिलाते हुए कहा, भाई वीर, आपके और आपकी पत्नी के लिए यही बेहतर होगा कि आप सोच समझकर फैसला लें। आपका बेटा अगर जीवित भी रहा तो भी एक बड़ी मुसीबत होगी। हम ड्रैगन स्लेयर्स इस मौन हानि को स्वीकार करेंगे और इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। इसके साथ ही लियू शू किन यूनफेई के ठीक पीछे पीछे चली और दोनों प्रशांत धवन के कार्यालय से एक साथ निकल गई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर स्पष्ट रूप से 5 या 6 युद्ध देवता स्तर के शक्तिशाली योद्धा खड़े थे। ये सभी वे सैनिक थे जिन्हें प्रशांत धवन ने इस दौरान चुपके से बुलाया था। किन यूनफेई और लियू शू ने भी कई शक्तिशाली योद्धाओं के आगमन को भांप लिया, जिसके कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा, अन्यथा चीजें इतनी आसानी से नहीं हो पाती। किन यूनफेई और लियू शू के बिना नितिन ठाकुर और प्रीति मिलकर भी प्रशांत जून का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उन दोनों ने क्रोधित प्रशांत जून और बाहर मौजूद कई युद्ध देवताओं को देखा और अंततः उन्हें अपना क्रोध निगलना पड़ा। जैसे ही प्रीति दरवाजे पर पहुंची, उसने मुड़कर प्रशांत धवन से कहा, प्रशांत धवन, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, ज्यादा आत्मसंतुष्ट मत हो जाओ। तो मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देता हूं, अगर तुमने फिर भी लक्ष्य पर हमला करने की हिम्मत की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं, प्रीति, मूर्ख नहीं हूं। मैं अपना बदला जरूर लूंगा, लेकिन तब तक मुझे डर है कि तुम, प्रशांत धवन, भी मुझे रोक नहीं पाओगे। देखते हैं। नितिन ठाकुर और प्रीति ने प्रचंड वायु छोड़ दिया और प्रशांत धवन अपने कार्यालय में अकेले चिंतन करने लगे। इस बार मार्शल आर्ट अकादमी के हितों के लिए प्रशांत धवन को लक्ष्य के लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास था कि लक्ष्य उनके फैसले को समझ सकता है, क्योंकि हालांकि लक्ष्य युवा था, उसने प्रशांत धवन को ये आभास दिया कि वो निश्चित रूप से एक आवेगी और भोला लड़का नहीं था, बल्कि एक चतुर बूढ़ा आदमी था। हालांकि समझदारी एक बात थी, प्रशांत धवन को लगा कि उसे लक्ष्य को अच्छी तरह से मुआवजा देना होगा। यदि लक्ष्य पहले उनका शिष्य था, तो अब प्रशांत धवन के दिल में लक्ष्य का दर्जा तेजी से बढ़ गया था और वो निस्संदेह उनका नामित उत्तराधिकारी था। उसने घंटी दबाई और सचिव अंदर आ गई। जाओ और हमारे पास मौजूद तरल धातु का भंडार ले आओ। कितना बचा है? हॉल मास्टर, अभी भी 18 किलोग्राम तरल धातु बची है, जिसकी कीमत 3.6 अरब है। क्या आप इसे पूरी तरह से निकालना चाहते हैं? 3.6 अरब। इसे सब निकाल लो। वैसे भी ये बाहरी लोगों के लिए नहीं है और ये अभी भी हमारी प्रचंड वायु कंपनी का है। प्रशांत धवन ने एक निर्णायक निर्णय लिया
और कुछ ही समय में सचिव ने 18 किलोग्राम तरल धातु प्रशांत धवन को सौंप दी। भारी बक्से को देखकर प्रशांत धवन ने एक गहरी सांस ली और दफ्तर में चुपचाप बैठ गया। उसे पूरा भरोसा था कि लक्ष्य जल्द ही लौट आएगी। आकाश में हवा और बर्फ धीरे धीरे थम गई और लक्ष्य की गति अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई। वो ऊंचाई से सीधे बेस शहर की ओर बढ़ रहा था। उसके पीछे खड़े किंगफिंग की बात करें तो लक्ष्य ने उसे पहले ही झटक दिया था और अब उसकी परछाई भी दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि किंगफिंग भी एक मानसिक शक्ति का ज्ञाता था और यहां तक कि एक दुर्लभ स्वर्णिम स्तर का मानसिक शक्ति का ज्ञाता भी था, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति केवल प्रारंभिक स्वर्णिम स्तर तक ही पहुंची थी, जो लक्ष्य के मध्य स्तर से एक पूरा स्तर नीचे थी। विभिन्न स्तरों के बीच इतना बड़ा अंतर होने के कारण यह स्वाभाविक था कि वो लक्ष्य की बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन लक्ष्य का भी उससे लड़ने के लिए रुकने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि उसकी मानसिक शक्ति अधिक थी, लेकिन प्रतिद्वंदी एक उच्च स्तरीय युद्ध सेनापति था। आमने सामने की लड़ाई में लक्ष्य को शायद कोई लाभ न मिले, इसलिए जल्दी निकल जाना ही बेहतर था। किंगफिंग गुस्से से आग बबूला था, लेकिन लक्ष्य की गति बहुत तेज थी। उसने लाख कोशिश की, लेकिन वो लक्ष्य को क्षितिज में गायब होते हुए देखता रह गया। इसके अलावा उनकी उड़ान ने विकृत पक्षियों को सतर्क कर दिया था और विकृत पक्षियों का एक झुंड उनका पीछा कर रहा था। उन्हें अस्थायी रूप से उतरना पड़ा और पहले उन विकृत पक्षियों से निपटना पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नितिन ठाकुर को कैसे समझाए, लेकिन उसे वापस जाना ही था। अंतिम परिणाम केवल नितिन ठाकुर ही तय कर सकती थी। लक्ष्य ने किंगफिंग से पीछा छुड़ाने के बाद बेस सिटी की ओर तेजी से वापसी की और पकड़े जाने से बचने के लिए बीच रास्ते में ही बेस सिटी के दक्षिणी द्वार से शहर में प्रवेश किया। बेस सिटी लौटने के बाद लक्ष्य तुरंत घर या मार्शल आर्ट अकादमी नहीं गए, बल्कि आराम करने के लिए एक होटल में चले गए। उसे जो होटल मिला वो आम नागरिकों द्वारा चलाया जाता था। आम नागरिक योद्धा मंच में लॉगिन नहीं कर सकते थे और लक्ष्य का नाम भी बहुत कम लोग जानते थे। हालांकि वे एक ही शहर में रहते थे, लेकिन योद्धाओं से उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। वे मिले तो सही, लेकिन उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। लक्ष्य के होटल पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले युद्ध में प्राप्त अपनी संपत्ति को व्यवस्थित किया। खान डोंग की यात्रा खतरनाक तो थी, लेकिन इसके लाभ ही बहुत बड़े थे। लक्ष्य के स्थानिक वलय के अंदर 5 या 6 बी ग्रेड उत्परिवर्तित जानवरों के शव और क्रिस्टल थे, और कुछ सी ग्रेड वाले भी थे, जिनकी कीमत लगभग 100 मिलियन थी। इनके अलावा मृत योद्धाओं से बरामद किए गए हथियारों और अन्य वस्तुओं का अनुमानित मूल्य भी लगभग 300 मिलियन था, जिसका अनुमान लक्ष्य ने लगाया था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मलिक ठाकुर की स्थानिक अंगूठी थी। अंगूठी की कीमत 400 मिलियन थी और उसके अंदर की चीजें तो और भी कीमती थी। मलिक ठाकुर ने झूठ नहीं बोला था। इस लड़के को सचमुच बड़ी मात्रा में नकदी रखने की आदत थी। अंदर मौजूद नकदी और सोने की कीमत 800 मिलियन से भी अधिक थी। इन वस्तुओं की कुल कीमत ही 1.5 अरब से अधिक थी। इसमें सबसे मूल्यवान स्टार वेपन लॉन्ग सेबर भी शामिल नहीं था। लक्ष्य ने अपनी ये स्टार वेपन लंबी तलवार निकाली। इसका ब्लेड गहरे लाल रंग का था और इसका वजन लगभग 200 किलोग्राम था, जो उसके चमकदार चांदी के भाले से थोड़ा अधिक भारी था। इसके अलावा इसे हाथ में पकड़े हुए वो इसके भीतर ऊष्मा की लहरें भी महसूस कर सकता था। यह स्पष्ट था कि यह स्टार वेपन लंबी कृपाण मौलिक आक्रमण प्रभावों को वहन कर सकती थी। यही कारण था कि पृथ्वी की तकनीक इसे गढ़ नहीं सकती थी। ये एक निम्न श्रेणी का तारा हथियार है, जिसमें ज्वाला की शक्ति समाहित है। यदि किसी उच्च स्तरीय युद्ध सेनापति के पास ऐसी तलवार होती, तो वो किसी भी वरिष्ठ युद्ध देवता को चुनौती दे सकता था। ये खेदजनक है कि ये धनी द्वितीय पीढ़ी के मलिक ठाकुर के हाथों में पड़ गई और अंततः इससे मुझे लाभ हुआ। अगर इस कृपाण की नीलामी की जाए
तो इसकी कीमत लगभग 7 से 10 अरब होगी। कई शक्तिशाली योद्धा निश्चित रूप से इसे पाने के लिए होड़ करेंगे। हालांकि कई लोगों ने इस तलवार को देखा है, इसलिए इसे बेचना मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर मार्शल आर्ट अकादमी उचित कीमत दे तो मैं इसे उन्हें बेच दूंगा। खान डोंग की इस यात्रा के दौरान लक्ष्य ने वास्तव में लगभग 10 अरब की संपत्ति अर्जित की और साथ ही कई ऐसे लोगों को भी मार डाला जिन्हें उसे मारना पड़ा, जिससे वो बेहद खुश हुआ। लक्ष्य ने अपनी लंबी तलवार एक तरफ रख दी और होटल में आराम किया। शाम ढलते ही वो होटल से निकलकर मार्शल आर्ट अकादमी की ओर चल पड़ा। उसे यकीन था कि प्रशांत धवन उससे कुछ कहना चाहता होगा। बेस सिटी में रात खूबसूरत और चमकदार थी। लक्ष्य की कार शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमी के सामने आकर रुक गई। हॉल में मौजूद अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट दिन के समय ही वहां थे। रात के समय वे पैसे खर्च करने के लिए बाहर जाते थे, इसलिए इस दौरान हॉल में ज्यादा लोग नहीं बचते थे। लक्ष्य हॉल में दाखिल हुआ और सीधे प्रशांत धवन के कार्यालय की ओर चल पड़ा। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और प्रशांत धवन की आवाज सुनाई दी, क्या ये लक्ष्य है? अंदर आ जाओ। लक्ष्य ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आते हुए थोड़ी हैरानी के साथ कहा, हॉल मास्टर की ताकत सचमुच अथाह है। मैंने सिर्फ एक बार दस्तक दी, फिर भी आपको पहले ही पता चल गया कि मैं ही हूं। प्रशांत धवन हंस पड़े। मेरी चापलूसी करने की कोशिश मत करो बच्चे, यहां निगरानी की व्यवस्था है। जैसे ही तुम हॉल में दाखिल हुए मुझे पता चल गया था कि तुम आ रहे हो। लक्ष्य को बैठने का इशारा करते हुए प्रशांत धवन ने कहा, आप बिना किसी कारण के मेरी चापलूसी नहीं करेंगे। आप मुझसे कुछ लाभ पाने की उम्मीद कर रहे होंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हॉल मास्टर मुझे कोई लाभ दे सकते हैं या नहीं। लक्ष्य सहजता से बैठ गया। उसका व्यवहार शांत था। उसमें हॉल मास्टर का सामना करते समय एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट की घबराहट का कोई संकेत नहीं था। लक्ष्य सचमुच नकली नहीं हो सकता था। अपने पिछले जीवन में वो एक तारा लोक का सदस्य था। आखिरकार मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उन्होंने कई महत्वपूर्ण हस्तियों को देखा था। उनमें स्वाभाविक रूप से गर्व की भावना थी और वे कोशिश करने पर भी अधीनता का व्यवहार करना नहीं जानते थे। लक्ष्य का रवैया देखकर प्रशांत धवन को थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाकर लक्ष्य के सामने एक डिब्बा खिसका दिया। ये क्या है? लक्ष्य पूछा। बात यह है, खान डोंग यात्रा के दौरान आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट था। आपने न केवल सभा का नाम रोशन किया, बल्कि आपने गद्दार बूढ़े हु को भी मार गिराया। यही सभा की ओर से आपका पुरस्कार है। अच्छा, मैं समझ गया। तो फिर मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। लक्ष्य ने डिब्बा उठाया और उसके अंदर देखा। ये वास्तव में पिघली हुई धातु से लबालब भरा हुआ था। उसने उसे हाथ में तौला। वो लगभग 20 किलोग्राम था। लक्ष्य को खुशी की लहर महसूस हुई। अगर उसके पास खान डोंग में इतनी मात्रा में तरल धातु होती तो लड़ाई निस्संदेह बहुत आसान होती और उसे हीट एंड रन रणनीति के साथ इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। हालांकि लक्ष्य का चेहरा शांत रहा। वो मुस्कुराया और बोला, लगता है बूढ़े हु की जान काफी कीमती थी। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे पहले ही मार देता। प्रशांत धवन का चेहरा लाल हो गया। ठीक है लक्ष्य, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। इस बार तुम्हें न बचाने का मेरा फैसला कई बातों को ध्यान में रख कर लिया गया था। अगर तुम परीक्षा पास कर लेते तो तुम्हारा भविष्य असीमित होता, लेकिन अगर तुम असफल हो गए, समझाने की कोई जरूरत नहीं है हॉल मास्टर, मैं सब समझ गया हूं। लक्ष्य ने हाथ हिलाया। उसे अभी भी प्रशांत धवन को थोड़ी इज्जत देनी थी। इसके जवाब में लक्ष्य ने स्टार आर्टिफैक्ट कृपाण निकालकर जवाबी कार्रवाई की। लक्ष्य को कृपाण का उपयोग करना विशेष रूप से पसंद नहीं था और चूंकि उसके पास किसी भी हथियार में बदलने के लिए पर्याप्त तरल धातु थी, इसलिए 30 किलोग्राम मूल रूप से पर्याप्त था। लक्ष्य को तरल धातु की शक्ति बढ़ाने की विधि भी पता थी।
एक बार इस विधि का प्रयोग करने पर इससे बने हथियार साधारण तारा कलाकृतियों से कमतर नहीं होते, इसलिए उसे इस कृपाण की ज्यादा परवाह नहीं थी। प्रशांत धवन की आंखें चमक उठीं। ये क्या है डॉट? हॉल मास्टर, मुझे इस हथियार की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था कि क्या हॉल इस तरह की चीजें खरीदता है? अगर हाँ, तो मैं इसे आपको बेचने को प्राथमिकता दूंगा। आजकल मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी है। हाँ, तुम पैसों की कमी से जूझ रहे हो? एक बार ये हथियार बिक गया तो मुझे डर है कि एक साधारण युद्ध देवता भी तुम्हारे जितना अमीर नहीं रह पाएगा। प्रशांत धवन ने कृपाण उठाई, काफी देर तक उसकी जांच की और फिर पूछा, क्या आप जानते हैं कि यह किस प्रकार का हथियार है? मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। ये एक तारामय कलाकृति होनी चाहिए। सही कहा, आपको लगता है कि आप तारा कलाकृतियों के बारे में जानते हैं। चूंकि आप जानते हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। इस हथियार का बाजार मूल्य लगभग 8 से 10 अरब के बीच है। नितिन ठाकुर और उनकी पत्नी ने अपने बेटे को इतनी कीमती चीज देकर जरूर पागलपन किया होगा, जिसका फायदा आपको ही मिलना है। हॉल इसे खरीद सकता है, लेकिन हम आपको केवल 8 अरब की पेशकश कर सकते हैं। बेशक आप इसे स्वयं नीलाम करने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि कीमत 10 अरब से अधिक नहीं होगी और आपको शुल्क में थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? चूंकि मैंने इसे बाहर निकाल दिया है, इसलिए इसे वापस लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। चलिए, जैसा आपने सुझाव दिया है वैसा ही करते हैं, हॉल मास्टर। प्रशांत धवन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, तो सौदा पक्का। मैं अभी आपको पैसे भेज देता हूं। कुछ ही समय बाद लक्ष्य के खाते में 8 अरब रुपए जमा हो गए। लक्ष्य ने अपनी स्पेस रिंग और अन्य विविध वस्तुएं भी हॉल में बेच दी। उनका कुल मूल्य लगभग 1.6 अरब था। प्रशांत धवन ने उन्हें 1.5 अरब की पेशकश की और लक्ष्य ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। 1.5 अरब रुपए की अतिरिक्त नकदी आने के साथ ही लक्ष्य के खाते में जमा राशि पहली बार 10 अरब रुपए के आंकड़े को पार कर गई। टाइकून लक्ष्य, अब जब आप इतने अमीर हो गए हैं तो आपकी क्या योजनाएं हैं? प्रशांत धवन ने मुस्कुराते हुए लक्ष्य को छेड़ा। लक्ष्य ने एक पल सोचा, कुछ समय घर पर ही रहूं, फिर बाहर जाकर कुछ समय के लिए राक्षसों का शिकार करूं ताकि और पैसे कमा सकूं। प्रशांत धवन ने हैरानी जताते हुए हाथ हिलाकर कहा, नहीं, आपके पास इतना समय नहीं है। आपके पास 3 दिन है। 3 दिनों में आप अमरावती बेस सिटी के लिए रवाना हो जाएंगे। 3 दिन? मैं जिंगचिंग क्यों जा रहा हूं? लक्ष्य ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैंने आपको पहले दिव्य सामान्य प्रशिक्षण शिविर के बारे में नहीं बताया था? यह तय हो चुका है। अभी अभी मैंने सारी व्यवस्थाएं पूरी की है। 3 दिन में एक विमान आपको लेने आएगा, इसलिए तैयार हो जाइए। क्या ये 1.5 महीने में नहीं होना था? इतनी जल्दी क्यों? लक्ष्य हैरान था। ये वाकई 1.5 महीने का समय है, लेकिन आधिकारिक शुरुआत इसी महीने से होगी। इस बार प्रतिभागियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण कुछ लोगों को छांटना पड़ेगा। सभी कर्मचारियों को समय से पहले पहुंचना होगा। प्रशिक्षण शिविर के लिए प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। मैं समझ गया। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। लक्ष्य चुप हो गया। उसके पास कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन उसने पहले उल्कापिंडों को बेचकर मुनाफा कमाने की योजना बनाई थी। दूरदर्शिता के बल पर उसे पूरा भरोसा था कि वो काफी अच्छी चीजें हासिल कर लेगा। अब जब उसके पास पैसा आ गया था, तो वो उसे यूं ही नहीं रख सकता था। उसे उस पैसे से कमाई करनी थी। लक्ष्य ये नहीं भूला था कि उसे अभी भी अपने माता पिता के लिए जीवन शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयां खरीदनी थी। इसके लिए 40 अरब की नकदी की आवश्यकता थी और उसके पास फिलहाल उसका केवल 1/4 हिस्सा ही था। लेकिन दोबारा सोचने पर उसे अमरावती बेस सिटी में उल्कापिंडों का व्यापार करने का भी अधिकार था और वहां का बाजार कहीं अधिक व्यापक था, जिससे यहां की तुलना में पैसा कमाना कहीं अधिक सुविधाजनक था। इसलिए वो सहमत हो गया। ठीक है,
हॉल मास्टर, मैं 3 दिन में समय पर यहां पहुंच जाऊंगा। लक्ष्य जाने के लिए उठा, लेकिन अचानक पूछा, हॉल मास्टर, इस बार हमारे हॉल से और कौन जा रहा है? प्रशांत धवन थोड़े शर्मिंदा दिखे। इस बार हमारे हॉल से सिर्फ 2 लोग हैं। एक आप है और दूसरे सिद्धार्थ जैन। सिद्धार्थ जैन? क्या वो 9वें स्तर का योद्धा नहीं है? वो तो रूसियों के खिलाफ लड़ाई में घायल भी हो गया था। वो दिव्य सेनापति प्रशिक्षण शिविर में कैसे भाग ले सकता है? सिद्धार्थ जैन के घाव ठीक हो गए हैं और उन्होंने कल ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आधिकारिक तौर पर प्रथम श्रेणी के युद्ध सेनापति बन गए हैं। बेशक उनकी तुलना आपसे नहीं की जा सकती। लक्ष्य, आप तो पहले से ही तृतीय श्रेणी के युद्ध सेनापति हैं, है ना? लक्ष्य ने सिर हिलाया। वो पहले ही तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था। मुझे तुम्हारे भविष्य से बहुत उम्मीदें हैं। जब मैं 9वें स्तर के योद्धा से युद्ध सेनापति बना तो मैंने केवल एक ही क्षेत्र पार किया और दूसरे स्तर के युद्ध सेनापति के प्रारंभिक चरण में प्रवेश किया। मैं तुमसे बहुत पीछे था। बोलने के बाद प्रशांत धवन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, इस दिव्य सामान्य प्रशिक्षण शिविर के लिए मुझे आशा है कि आप सिद्धार्थ जैन के प्रति अपनी शिकायतों को एक तरफ रख देंगे। आखिरकार जब आप वहां जाएंगे तो आप प्रचंड वायु अखाड़ा नामक बर्फीले शहर का प्रतिनिधित्व करेंगे। एकता बहुत महत्वपूर्ण है। जिंगचेंग में पूरे देश से मार्शल आर्टिस्ट आएंगे और अन्य बेस शहरों में भी शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमियां हैं। लेकिन प्रचंड वायु अखाड़ा से होने का मतलब ये नहीं है कि सभी एकमत होंगे। प्रतिस्पर्धा तो निश्चित रूप से होगी। जब आप वहां जाएंगे तो आप मुख्य रूप से प्रचंड वायु अखाड़ा नामक बर्फीले शहर का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको ये बात स्पष्ट रूप से समझनी होगी। लक्ष्य ने सहमति में सिर हिलाया। चिंता मत करो हॉल मास्टर, मैं ये बात अच्छी तरह समझता हूं। ये अच्छी बात है। दुनिया में बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं। लक्ष्य, मैंने तुम्हारे युद्ध के वीडियो देखे हैं। तुम्हारी ताकत पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। हालांकि प्रशिक्षण शिविर में मुझे यकीन है कि तुम निश्चित रूप से सबसे ताकतवर नहीं होगे, शायद पहले स्तर में भी नहीं। इसलिए तुम्हें विनम्र रहना चाहिए। लक्ष्य इस बात से भली भांति परिचित था। यह जानना आवश्यक था कि दिव्य सेनापति प्रशिक्षण शिविर में केवल प्राथमिक युद्ध सेनापति ही नहीं थे। वहां अनेक मध्यवर्ती और उन्नत युद्ध सेनापति थे और यहां तक कि कई 9वें स्तर के युद्ध सेनापति भी थे जो स्नातक हुए बिना ही वहां रह गए थे। इन लोगों की तुलना में लक्ष्य निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली नहीं हो सकता था। फिर वापस जाओ और तैयारी करो। याद रखना, 3 दिन बाद यहां आना है। इकट्ठा होने का स्थान सेंट सोफिया कैथेड्रल है। किसी गिरजाघर में सभा? जी हां। इस बार महान दिव्य संप्रदाय के गुरु एलन के शिष्य तांग यू भी दिव्य सामान्य प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। सभी भाग लेने वाले मार्शल आर्टिस्ट वहां एकत्रित होंगे। तांग यू का नाम सुनते ही लक्ष्य को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में बिजली कड़क रही हो। सेंट सोफिया कैथेड्रल आइस सिटी में स्थित एक प्राचीन गिरजाघर था। ईसा युग के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि इसका निर्माण रूसियों द्वारा किया गया था। हालांकि दिव्य रूपांतरण चक्र शुरू होने के बाद मूल गिरजाघर बहुत पहले ही गायब हो गया था। नया सोफिया कैथेड्रल बेस सिटी की स्थापना से पहले ही बनाया गया था, क्योंकि लोग देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने लगे थे। गिरजाघर में अब भगवान की पूजा नहीं होती थी, बल्कि तारों भरे आकाश को सच्चे ईश्वर के रूप में पूजा जाता था। गिरजाघर के प्रभारी को महान दिव्य संप्रदाय का गुरु कहा जाता था और सोफिया के वर्तमान महान दिव्य संप्रदाय के गुरु का नाम एलन था। एलन का उपनाम ए था। वो पश्चिमी मूल का नहीं था। वो आमतौर पर दयालु और परोपकारी दिखता था, लेकिन केवल शीर्ष स्तर के मार्शल आर्टिस्ट ही जानते थे कि महान दिव्य संप्रदाय के गुरु एलन आइस सिटी बेस सिटी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। अपने पिछले जीवन में लक्ष्य को एलन और तांग यू नामक गुरु शिष्य की जोड़ी के बारे में जानकारी थी। एलन एक तारा मंडलीय सदस्य था, मार्शल आर्टिस्ट
जब आई सिटी बेस्ट सिटी का पतन हुआ तो उसने वास्तव में अपने अनुयायियों और विश्वासियों की भीड़ के साथ लड़ते हुए वहां से बाहर निकलने का रास्ता बनाया था। तांग यू एलन का इकलौता शिष्य था और साथ ही एक मानसिक शक्ति का धनी भी था। अगर लक्ष्य इस समय आई सिटी का सबसे आकर्षक योद्धा था, तो तांग यू सबसे आकर्षक युद्ध सेनापति था। अपने पिछले जीवन में तांग यू एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे न केवल आई सिटी बेस सिटी में बहुत प्रसिद्ध थे, बल्कि उन्होंने डिवाइन जनरल ट्रेनिंग कैंप में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। वहां रहते हुए उन्हें एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ था। लक्ष्य को एक बात पता थी। दिव्य सामान्य प्रशिक्षण शिविर के भीतर ताराफल वृक्ष नामक एक विशाल वृक्ष था। ये एक ऐसे परग्रही बीज से उगा था जो लियोनिड उल्कापिंडों की बौछार के साथ पृथ्वी पर गिरा था। तारा फल का वृक्ष ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करके फल देता था, जिसे खाने से मार्शल आर्टिस्टों को लाभ मिलता था। तांग यू ने वहां से एक विशेष फल प्राप्त किया, जिससे उसने एक ऐसी कला में महारत हासिल की जो केवल मानसिक शक्तियों वाले ही सीख सकते थे। मनोक्तिशील दूरसंचार, साइकोकाइनेटिक टेलीपोर्टेशन एक ऐसी तकनीक थी जिसमें एक मेंटलिस्ट अपनी साइकोकाइनेटिक शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर को कम दूरी तक अंतरिक्ष में ले जाता था, और इसके अनुप्रयोग अनंत थे। उस समय तांग यू सचमुच भाग्यशाली साबित हुआ था। इस चाल को सीखने के बाद वो अपने स्तर के लोगों के बीच लगभग अजेय हो गया और बाद में उसे सबसे कठिन हत्यारा घोषित किया गया। पिछले जन्म में आई दूसरी विपत्ति के बाद ही, जब लोगों को देवताओं का असली चेहरा पता चला और क्रोधित जनता ने पृथ्वी के सभी गिरजाघरों को नष्ट कर दिया, तब जाकर तांग यू का भाग्य गिरने लगा। लक्ष्य को नहीं पता था कि अंततः उसका क्या हुआ। प्रशांत धवन ने आगे कहा, तुम अभी अभी युद्ध सेनापति के स्तर पर पहुंचे हो, इसलिए तुम्हें तांग यू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। ये व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली है। वो पहले से ही 6ठे स्तर का युद्ध सेनापति है। दिव्य सेनापति प्रशिक्षण शिविर की इस यात्रा के लिए आई सिटी को उससे बहुत उम्मीदें हैं और उसे प्रतिभाशाली तांग यू से मुकाबला करने की आशा है। अन्य आधार शहरों के मार्शल आर्टिस्ट। लक्ष्य ने सिर हिलाया। अगर तांग यू के पास सचमुच किंवदंतियों वाली ताकत थी, तो वो वाकई एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। प्रशांत धवन लक्ष्य के पास गए और मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपथपाया। किसी और की चिंता मत करो, मेरी नजर में तुम भी एक सच्चे प्रतिभाशाली हो। जब लक्ष्य घर लौटा तो उसे अंकिता राव का फोन आया। वो उससे मिलने के लिए बाहर भागा और अंकिता ने लक्ष्य से उसके लिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करने को कहा, जाहिर तौर पर किसी मुकदमे के लिए। लक्ष्य ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद अंकिता राव रहस्यमय तरीके से वहां से चली गई। लक्ष्य के 3 दिन व्यस्त और संतुष्टिदायक रहे। इन 3 दिनों के दौरान लक्ष्य ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वेबसाइट पर बार बार लॉगिन किया और 1 दर्जन से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले उल्कापिंड प्राप्त किए, जिनमें से सभी डार्क एनर्जी स्टोन थे। इसके अतिरिक्त लक्ष्य ने 5 किलोग्राम तरल धातु और खरीदी, जिससे उसकी कुल तरल धातु की मात्रा 35 किलोग्राम हो गई। पिघली हुई धातु की ये मात्रा एक बड़ा भाला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन एक लंबी तलवार के लिए पर्याप्त थी, और एक छोटा भाला बनाना भी संभव था। 10 अरब की कुल संपत्ति तक पहुंचने के 3 दिन से भी कम समय में लक्ष्य की संपत्ति घटकर 8 अरब रह गई थी। तीसरे दिन दोपहर को लक्ष्य आराम करने और टहलने जाने ही वाला था कि उसे अंकिता राव का एक और फोन आया। वे ब्लैक स्वान में मिलने के लिए सहमत हो गए। जब लक्ष्य वहां पहुंचा तो उसने अंकिता राव को एक खूबसूरत लोमड़ी के फर का कोट और हल्का मेकअप पहने हुए देखा। वो इतनी मनमोहक लग रही थी कि मानो वो अवास्तविक हो। अंकिता, तुम आज इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो? लक्ष्य बैठ गई। हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर डेटिंग शुरू नहीं की थी, लेकिन वे अपने दिलों में एक दूसरे को स्वीकार कर चुके थे, इसलिए कोई असहजता नहीं थी। अंकिता का चेहरा थोड़ा लाल हो गया
मैंने सुना है कि आप जल्द ही जा रहे हैं। हाँ, मैं कल सुबह राजधानी के लिए रवाना हो रहा हूं। तो फिर इसे ले लो। अंकिता ने लक्ष्य को एक छोटा सा डिब्बा देते हुए कहा। लक्ष्य ने हैरानी भरे भाव से उसे उठाया और खोला, जिसके अंदर एक धातु की चिप दिखाई दी। यह डॉट, ये मानसिक बल प्रभाव विधि है। क्या आप मानसिक शक्तियों के ज्ञाता नहीं हैं? यह आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। एक बार जब आप इम्पैक्ट मेथड सीख लेंगे तो आपकी मानसिक शक्ति के और भी अधिक उपयोग होंगे। लक्ष्य चौंक गई। वो मानसिक बल प्रभाव विधि के बारे में जानता था। यह प्रतिद्वंद्वी के दिमाग पर हमला करने के लिए मानसिक शक्ति को संघनित करने की एक तकनीक थी। जब तक प्रतिद्वंदी की मानसिक शक्ति स्वयं के बराबर मजबूत नहीं होती, तब तक वे निश्चित रूप से प्रभाव की लहर से प्रभावित होंगे। क्योंकि इसका सीधा असर मस्तिष्क पर पड़ता था, इसलिए इससे बचाव करना असंभव था। यह कहा जा सकता है कि यह इम्पैक्ट मेथड एक मेंटलिस्ट का सिग्नेचर मूव था। लेकिन लक्ष्य के ज्ञान के अनुसार इस तरह के चिप्स बेहद दुर्लभ थे, जो केवल प्राचीन देवता के खंडहरों में पाए जाते थे। अंकिता को यह कहां से मिला? लक्ष्य का चेहरा गंभीर था। अंकिता, यह बहुत कीमती है, और जहां तक मुझे पता है तुम भी एक मानसिक विशेषज्ञ हो। इसे मुझे देने की बजाय आपके लिए इसे अपने पास रखना बेहतर होगा। अंकिता ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। मानसिक प्रभाव को केवल स्वर्ण स्तर या उससे ऊपर के मानसिक कौशल वाले कलाकार ही उजागर कर सकते हैं। मैं अभी अभी सिल्वर लेवल पर पहुंचा हूं, इसलिए मैं इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकता। और चिंता मत करो, जब मैं गोल्ड लेवल पर पहुंच जाऊंगा तो मुझे एक दूसरा मेंटल इंपैक्ट मेथड मिल जाएगा। यह तुम्हें कहां मिला? लक्ष्य बहुत उत्सुक थी। मेंटल इंपैक्ट मेथड के लिए इस्तेमाल होने वाले चिप्स की नकल करना लगभग असंभव था, क्योंकि उनमें एक ऐसा कच्चा माल होता था जो पृथ्वी पर नहीं पाया जा सकता था। प्रत्येक उपयोग किए गए आइटम का मतलब एक कम होना था। अंकिता को दूसरा कहां मिलेगा? उसकी चिंता मत करो, बस उसे ले लो। लक्ष्य एक पल के लिए हिचकिचाई। वो सचमुच इस चिप को चाहता था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि इसकी कीमत अविश्वसनीय रूप से अधिक होगी। फिर उसने अंकिता राव से कहा, कितने पैसे हैं? मैं तुम्हें दे दूंगा। 1 अरब। अंकिता ने छोटी मुट्ठी से इशारा किया। पहले लक्ष्य शायद इतनी रकम वहन करने में सक्षम नहीं होती, लेकिन अब स्थिति अलग थी। उसके खाते में अभी भी 8 अरब रुपए थे, जो अंकिता को भुगतान करने के लिए पर्याप्त थे। जैसे ही वो अंकिता राव को पैसे देने वाला था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, ये पैसे भी तुम्हारे ही हैं। क्या? मेरे पैसे? ये सही है। कुछ दिन पहले जब आप खानडोंग में थे, किसी ने दावा किया कि आपकी मृत्यु हो गई है और आपके लिए शोक व्यक्त करते हुए एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया। कई लोगों ने वर्चुअल पुष्पमालाएं भेजी और उन्हें उससे प्राप्त राशि का 50% हिस्सा मिला। मैंने उसका खाता चेक किया और फूलों की मालाओं से हुई आय 1 अरब से अधिक थी। इसलिए मैंने आपसे अनुमति मांगी, वो सारा पैसा वापस ले लिया और फिर आपके लिए ये उपहार खरीदा। लक्ष्य ने पलकें झपकाई। इस जीवन में और पिछले जीवन में अपने माता पिता के अलावा ये पहली बार था जब किसी ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। उसने हाथ बढ़ाकर अंकिता राव का छोटा सा हाथ थाम लिया और कहा, अंकिता राव, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी कि तुम मुझे प्यार करो और मेरी रक्षा करो। अंकिता मुस्कुराई। उसकी आंखें किसी नन्ही लोमड़ी की तरह चमक उठीं जिसने अंगूर चुरा लिए हों। खूबसूरत अंकिता राव को देखकर लक्ष्य ने मन ही मन ठान लिया कि एक बार जब वो गॉड जनरल ट्रेनिंग कैंप से स्नातक हो जाएगा तो वो अंकिता राव के परिवार से मिलने जाएगा। सेंट सोफिया कैथेड्रल आइस सिटी बेस सिटी के केंद्र में स्थित है। ये गिरजाघर पश्चिमी शैली का है और एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। हालांकि गिरजाघर के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर अब क्रॉस नहीं है, बल्कि एक गोलाकार प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह पर एक विशाल तारों भरा आकाश है
और तारों भरे आकाश के केंद्र में एक धुंधली आकृति पालथी मारकर बैठी है, जो पूरी तरह से चमक रही है। यही तारों भरे आकाश का सच्चा ईश्वर है। ये कहा जा सकता है कि मुख्य शहर के आधे लोग सच्चे ईश्वर में विश्वास करते थे, और लक्ष्य स्वयं भी अक्सर गिरजाघर में प्रार्थना करने आते थे, जब तक कि दूसरी आपदा नहीं आई, जिसके बाद लोगों का विश्वास पूरी तरह से टूट गया। आज गिरजाघर आम जनता के लिए खुला नहीं था, क्योंकि कई मार्शल आर्टिस्ट कैपिटल बेस सिटी में गॉड जनरल ट्रेनिंग कैंप में भाग लेने के लिए आ रहे थे। लक्ष्य ने सुबह सुबह अपने माता पिता को अलविदा कहा और उनसे कहा कि वो लंबे समय तक दूर रह सकता है, इसलिए वे अपना ख्याल रखें। लक्ष्य के माता पिता को दिन भर बाहर घूमने की आदत हो गई थी, इसलिए उन्होंने उसे बस इतना कहा कि वो हर बात में सावधान रहे और घर पर फोन करना याद रखे। लक्ष्य घर से निकलकर यहां पहुंची, जहां पहले से ही कई मार्शल आर्टिस्ट इकट्ठा हो चुके थे। लक्ष्य ने उनमें से कुछ परिचित चेहरों को भी देखा, जैसे सौरभ, विक्रांत और यहां तक कि वज्र से हान फेंगजू और वू मिंग भी। हालांकि लक्ष्य से बात करने के लिए कोई नहीं आया और लक्ष्य अकेले रहना पसंद कर रहा था, इसलिए वो एक देवदार के पेड़ के नीचे इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद एक मोटा आदमी पास आया। मार्शल आर्टिस्टों में मोटे लोग बहुत कम होते थे। लंबे समय तक व्यायाम और प्रशिक्षण से मोटा होना बहुत मुश्किल था। लक्ष्य उस मोटे आदमी को देखकर काफी हैरान रह गई। वो मोटा आदमी बहुत बूढ़ा नहीं था, 20 साल से अधिक का नहीं था, और वो लक्ष्य के पास आया और बोला, क्या तुम लक्ष्य हो? जी हां, मैं लक्ष्य हूं। वाह, मैं लाइट एंड शैडो मार्शल आर्ट्स अकादमी से झांग यू हूं। आप मेरे आदर्श हैं। नहीं, मैं आपका आदर्श हूं। मैं भाले का भी इस्तेमाल करता हूं। क्या आप मुझे कुछ स्टेप सिखा सकते हैं? मैं थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित हो गया हूं। आप मुझे कुछ स्टेप सिखा रहे हैं? हाँ, लक्ष्य ने भी हंसते हुए कहा, जरूर, भविष्य में इसके अवसर जरूर मिलेंगे। लक्ष्य को काफी मिलनसार देखकर झांग यू की घबराहट कम हो गई और वो झुककर बोली, क्या तुमने सुना है? इस गॉड जनरल ट्रेनिंग कैंप से बहुत से लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। यहां कितने लोग हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए। उनमें से आधे से अधिक लोगों को जल्दी घर जाना पड़ेगा। अंत में केवल अभिजात वर्ग के लोग ही बचेंगे। मैंने सुना है। लक्ष्य ने सिर हिलाया। यहां तक कि रुकना भी शायद अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि बहुत कम लोग ही वास्तव में ईश्वर के सामान्य प्रशिक्षण शिविर से सफलतापूर्वक स्नातक होते हैं, और काफी लोग तो बीच में ही असफल हो जाते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता। एक बार जब आप ये रास्ता चुन लेते हैं, तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। झांग यू कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी एक और व्यक्ति वहां आ गया। लक्ष्य, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं, तुम बाहर मत हो जाना। लक्ष्य ने देखा कि आने वाला व्यक्ति किंगफिंग था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति भी ईश्वर के जनरल ट्रेनिंग कैंप में आएगा। निसंदेह वो उसके लिए ही यहां आया था। लेकिन लक्ष्य उससे डरा नहीं और उसने व्यंग्य करते हुए कहा, तो फिर देखते हैं कि तुम्हें काबिलियत है या नहीं। झांग यू ने भी किनारे से अपनी बात रखी। सिर्फ इसलिए मत सोचो कि तुम लक्ष्य से बेहतर हो, क्योंकि तुमने पिछली बार उसका पीछा किया था। लक्ष्य बस वहां उलझना नहीं चाहता था, और वैसे भी तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया था। किंगफिंग की आंखों में क्रोध भरा हुआ था। मोटे, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुप रहो और दफा हो जाओ। तुम खुद को क्या समझते हो? अगर हिम्मत है तो आओ और मुझे मारो। अगर मैं जरा भी भौहें चढ़ा लूं तो मैं झांग यू नहीं हूं। झांग यू काफी अड़ियल थी। किंगफिंग की धमकी से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। लक्ष्य ने कुछ आश्चर्य के साथ झांग यू की ओर देखा। यह व्यक्ति केवल तीसरे स्तर का युद्ध सेनापति था। फिर भी उसने किंगफिंग का सीधे सामना करने का साहस किया। उनका साहस सराहनीय था। किंगफिंग वास्तव में एक मिशन के साथ आया था, जो प्रशिक्षण शिविर में लक्ष्य को मारने का अवसर ढूंढना था। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी
कि यहां एक मोटे आदमी से उन्हें उकसाया जाएगा, और उनका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। वो हिलने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, गिर जा घर के सामने, तेज आवाजें न करें। किंग फेंग बेहद क्रोधित था। आज इतने सारे लोग अनजान क्यों थे? वो मुड़कर गाली देने लगा, तुम खुद को क्या समझते हो? तांग तांग यू, एक बेहद आकर्षक चेहरे वाला युवक, सफेद पुजारी का चोला पहने हुए, उसके पीछे से गुजरा और उदासीनता से उसकी ओर देखते हुए बोला, क्या आपको कोई आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं डॉट में पहले ही चला जाता हूं। तांग यू को देखकर किंगफेंग का हाल कुछ ऐसा था जैसे चूहे को बिल्ली दिख जाए। उसने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की, अपना सिर नीचे किया और तेजी से वहां से चला गया। फिर तांग यू ने लक्ष्य और झांग यू की ओर देखा और शांत भाव से कहा, तारों भरे आकाश के सच्चे देवता, हम पर कृपा करें। हम आकाश गंगा के नीचे रहने में सक्षम हैं, इसलिए हमें अपने सामने मौजूद हर चीज का सम्मान करना चाहिए और देवताओं के प्रति आदर बनाए रखना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कृपया कोई भी अपमानजनक इशारा न करें। झांग यू ने तुरंत सिर हिलाया, श्रीमान टैंग, कृपया निश्चिंत रहें, हम कोई परेशानी पैदा नहीं कर रहे हैं। अभी अभी वही आदमी झगड़ा करने की फिराक में था। शुक्रिया श्रीमान टैंग, हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। ये लक्ष्य है जो अब आई सिटी में भी काफी मशहूर है। तांग यू पीछे मुड़े बिना आगे बढ़ गया, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। आप कौन हैं? ये महत्वपूर्ण नहीं है। देवताओं की दृष्टि में सभी एक समान है। तांग यू की आकृति को गायब होते देखने के बाद झांग यू ने लक्ष्य से कहा, लक्ष्य, मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि हर शक्तिशाली व्यक्ति सम्मान के योग्य नहीं होता। ये तांग यू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ऐसे व्यवहार करता है मानो वो तारों भरे आकाश के सच्चे ईश्वर का प्रवक्ता हो। लक्ष्य मुस्कुराई और बोली, लेकिन वो वाकई बहुत ताकतवर है। अभी अभी, यद्यपि तांग यू बोलते समय स्पष्ट रूप से झांग यू की ओर देख रहा था, लक्ष्य ने एक हल्का दबाव, एक मानसिक शक्ति का दमन महसूस किया, जिससे यह साबित हुआ कि तांग यू भी एक मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति था और उसकी मानसिक शक्ति का अभ्यास लक्ष्य से भी अधिक था। केवल इसी आधार पर लक्ष्य को पता था कि वो इस समय तांग यू का प्रतिद्वंदी बनने से बहुत दूर है। उन्हें आइस सिटी का नंबर एक युद्ध सेनापति कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं थी। झांग यू लक्ष्य के पास बातें करता रहा। वो कई लोगों को जानता था। कभी कभी लक्ष्य को किसी की ताकत के बारे में बताता था, तो कभी किसी के अनूठे कौशल के बारे में, और समय जल्दी बीत जाता था। आकाश में एक गहरी छाया छा गई और आसपास की रोशनी मंद पड़ गई। वे आ गए हैं, वे आ गए हैं। कैपिटल बेस सिटी के लोग हमें लेने आए हैं। लोग इधर उधर भागने लगे और एक विशाल यूएफओ के आकार का विमान सेंट सोफिया कैथेड्रल के सामने वाले चौक पर उतरा। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।